स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मिले हैं साउंड चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 के लिए। वी होप सो कि हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे और मैक्स टू मैक्स 3 में तो ये ख़त्म हो ही जाएगा। अब इस चैप्टर के साथ प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि लास्ट 2-3 सालों से ये हमारे सिलेबस से हटता जा रहा था सीबीएसई के। इसीलिए ये चैप्टर मैंने आज तक यूट्यूब पे कभी पढ़ाया ही नहीं था। तो ये मेरी पहली साउंड का पहला लेक्चर है जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट कुछ सालों से ना तो ये ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है, ना ये ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है। रीज़न भी क्योंकि सिलेबस से हटता जा रहा था। बट फाइनली इस साल साउंड चैप्टर हमारा जो पूरा आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं सीबीएसई में ह्यूमन ईयर आएगा, कई लोग कह रहे हैं ह्यूमन ईयर नहीं आएगा। बट ह्यूमन ईयर तो 5-10 मिनट का टॉपिक है, तो जब पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन ईयर भी पढ़ लेंगे। बट आज का जो लेक्चर है साउंड का, वो बहुत बेसिक, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसको अगर हम लोग देखें तो साउंड चैप्टर में ऑब्वियस बात है फिजिक्स का एक चैप्टर है, और यहाँ पे हम लोग साउंड के बारे में बात करने वाले हैं। साउंड कैसे ट्रेवल करती है, साउंड की स्पीड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, साउंड कौन से प्रकार की वेव, और उन सबसे पहले हम लोग वेव के बारे में जनरल डिस्कशन जो है आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज साउंड। देखो साउंड क्या है, आप सबको पता है साउंड एक प्रकार की एनर्जी है। साउंड एक प्रकार की एनर्जी है जो पैदा होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से, ऐसा कह लो, या साउंड एक ऐसी प्रकार की एनर्जी है जो हमारे कान में, हमारे ईयर्स में सेंसेशन ऑफ हियरिंग पैदा करती है। मतलब जिसकी वजह से हम कुछ सुन पाते हैं। जैसे लाइट एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हम कुछ देख पाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही साउंड एक ऐसी एनर्जी है विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम कुछ देख पाते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं लाइट। लेकिन जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, सेंसेशन ऑफ हियर जो क्रिएट करता है, उसको हम लोग साउंड कह देते हैं। तो साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, आप ऐसा कह सकते हो। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि साउंड इट इज अ फॉर्म of energy which creates sensation of hearing, जो हमारे कानों में सुनने का सेंसेशन पैदा करे, उसको भी हम लोग क्या कह देते हैं, साउंड। अब साउंड पैदा कैसे होती है, तो ये एक सत्य है, ये एक फैक्ट है कि दुनिया में कोई भी चीज जो साउंड पैदा कर रही है वो या उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे। साउंड इज ऑलवेज जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी ओनली। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं कर रही है या कर सकती है, तो वो साउंड भी नहीं पैदा कर रही है या कर सकती है। जैसे कि बहुत नॉर्मल से कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग लें, तो जैसे कि मान लो आप अपने गले पे हाथ रख के, 2 उंगलियां रख के, एक अंगूठा रख के, दबा मत देना, नॉर्मल थोड़ा सा हाथ रख के अब अगर आप कुछ भी बोलो तो आपको अपने गले में वाइब्रेशंस महसूस होंगी। या फिर एक गिटार के अंदर जो गिटारिस्ट होता है वो स्ट्रिंग को वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से साउंड पैदा होती है। या फिर ड्रम, तबला, ढोलक, इन सब में मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं, स्किन लगी होती हैं, जिनको हम पीट के उसको वाइब्रेट करते हैं और आवाज पैदा करते हैं। या फिर जितने भी हवा वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि माउथ ऑर्गन हो गया, फ्लूट हो गया, शहनाई हो गया, पुंगी हो गया, इन सब में छोटे छोटे छेदों से हवा बाहर आती है जो कि वाइब्रेट करती है, मतलब इनमें एयर वाइब्रेट करती है। हम जब अपने हाथों से ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ की स्किन वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड पैदा होती है। साउंड आगे कैसे चलती है वो अलग बात है, लेकिन साउंड पैदा हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी से होगी। तो एवरी साउंड, ईच एंड एवरी साउंड जो भी आपने आज तक सुनी है, इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी और पार्टिकल्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पार्टिकल्स वाइब्रेट ना हो रहे हो लेकिन साउंड पैदा हो गई हो, नहीं। अच्छा, सेकंड, ये तो हम समझ गए कि हर साउंड के पीछे वाइब्रेशन है, बट क्या हर वाइब्रेशन से साउंड पैदा होती है? तो आंसर है हाँ। वो अलग बात है कि वो साउंड आपके लिए ऑडिबल है या इनऑडिबल है। जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोई भी साउंड कब ऑडिबल होती है, कब इनऑडिबल। लेकिन अगर मैं इस स्टाइलस को ऐसे करके वाइब्रेट कराऊं तो इससे भी साउंड पैदा हो रही है। बस वो अलग बात है कि ये साउंड आपको सुनाई नहीं दे रही है। बात समझ में आई? एक पेंडुलम है, वो ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वो भी साउंड पैदा कर रहा है। वो अलग बात है, वो आपको सुनाई नहीं दे रही है। तो दुनिया की हर एक वाइब्रेटिंग चीज, दुनिया का हर एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल एक्चुअली क्रिएट्स साउंड। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट
एंड इन अदर वर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्लैपिंग ऑफ पाम, साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बीटिंग अ टेबल और डायफ्राम ऑफ अ ड्रम, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट, जिसमें हवा वाइब्रेट करती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय गिटार्स का स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है। यानी कि जहाँ पे भी वाइब्रेशन होगी, बेसिकली जिस भी जगह पे आपको बॉडीज में वाइब्रेशन मिलेगा वहां पे आपको साउंड फॉर श्योर मिलेगी ही मिलेगी, ये तय है। अब अगर बात करें कि वेव क्या होता है, तो यहां से थोड़ा सा हम साउंड से अब हट जाएंगे 5, 10, 15, 20 मिनट। अब हम साउंड से थोड़ा हट के पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। अब हमारी पढ़ाई साउंड की नहीं रहेगी, अब हमारी पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं वेव की थोड़ी देर तक चलेगी। अब वेव क्या है, आओ जरा इसके बारे में बात करें। देखो वेव, वैसे तो आप सब जानते हैं कि वेव क्या होता है। वेव हम सबको पता है, वेव हमारे मन में एक थॉट है कि वेव क्या होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मैं बोलूं वेव, तो आपके दिमाग में कुछ तो चल ही रहा होगा, चाहे वो पानी में आने वाली वेव हो, चाहे वो स्ट्रिंग में आने वाली वेव हो, चाहे वो डांस वाली जो वेव होती है ऐसे करके वो वाली वेव, कोई भी वेव, आपके मन में वेव बोलते ही कुछ आया होगा। अब अगर ऐसा है तो वेव एक्चुअली में क्या होती है, तो वेव एक्चुअली में एक डिस्टर्बेंस होती है जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाती है। वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब वेव एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएगी, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो लेके जाती है, बट पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता। मतलब मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैं उस स्ट्रिंग को दीवार पे लगा के मैंने एक जगह से फिक्स करके रखा हुआ है, इमेजिन करो, और मेरा उसका दूसरा एंड मेरे हाथ में है। अभी ऑल हम आपको यहाँ पे कुछ एक वीडियो दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे जहाँ पे हम वेव्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए उससे पहले आप देखो इमेजिनेट करना बहुत जरूरी होता है। सब चीजें आपको दिखा दी जाए उससे इमेजिनेशन भी लूज होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो दीवार पे जाके कनेक्टेड है। अब मैंने उस स्ट्रिंग का एक हिस्सा यहाँ से पकड़ा और ऐसे करके उसको झटका दे दिया, तो क्या होगा, जो मैंने यहाँ से एनर्जी उसको दी वो एनर्जी एंड तक पहुंचेगी, टकरा के वापस भी आएगी। लेकिन अभी फिलहाल सोचो यहाँ से एनर्जी जाके एंड तक पहुंचेगी, स्ट्रिंग पे जाएगी जाएगी जाएगी। अब अगर एनर्जी एंड तक पहुंचेगी तो उसके बाद क्या होगा, मेरी एनर्जी यहां से वहां पहुंच गई, बट क्या स्ट्रिंग के पार्टिकल्स मूव हुए या स्ट्रिंग के पार्टिकल्स एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही हैं? तो आंसर है स्ट्रिंग के पार्टिकल्स वैसे के वैसे ही हैं, वो तो मूव ही नहीं हुए। देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, बट स्टिल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लेट अस सपोज एक पॉन्ड है, उसके बीचों बीच आपने ऐसे करके एक पत्थर को छोड़ दिया। अब जैसे पत्थर बीच में पानी के जाके टकराएगा, पानी में रिपल्स यानी कि पानी में वेव्स उठेंगी और वो वेव एनर्जी को, जो पत्थर से गिरने पे एनर्जी पैदा हुई पॉन्ड के बीच में, वो उस एनर्जी को पॉन्ड्स के एंड तक पहुंचा देगा। फैक्ट है। अब सवाल ये है कि क्या एक्चुअली पानी भी साइड में जाएगा? आंसर है नहीं, ये गलतफहमी अगर आपको है तो। पानी सिर्फ ऊपर नीचे यार, हाँ पता, पत्थर मारने से वहां का एरिया खाली हो जाएगा और पार्टिकल्स एंड में चले जाएंगे, नहीं। देर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट हाँ एनर्जी जो है पत्थर की या हमारी या जो भी एनर्जी है जो पॉन्ड के बीच में गिरी वो पूरे पॉन्ड में जाके फैल गई। तो देर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बट एनर्जी चली गई। बिल्कुल ऐसे गिटार में भी होता है, किसी में भी होता है। अब भूकंप आता है तो धरती वाइब्रेट करती है, उसका एक एपिसेंटर होता है, लेकिन वाइब्रेशन आगे तक जाती है, तो धरती के पार्टिकल्स थोड़ी ना मूव करते हैं, वहीं वो वाइब्रेट करते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। या फिर एक मान लो बहुत बड़ा बेंच है, उस बेंच के एक कोने पे आपका दोस्त जो है वो ऐसे सर रख के सो रहा और आपने दूसरे एंड पे ऐसे करके मुक्का मारा, तो उसको आपकी वाइब्रेशन आवाज आती है ना, बट बेंच के पार्टिकल तो वहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं, बट देर इज नो एक्चुअल मूवमेंट। तो डिस्टर्बेंस और ऑसिलेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन accompanied by transfer of energy is called wave। लेकिन यहां पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि there is no actual movement of particles in a wave। देखो पार्टिकल्स वाइब्रेट भले ही करेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी जाएंगे, लेकिन देर इज नो एक्चुअल मूवमेंट। पार्टिकल्स का कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होने वाला, पार्टिकल्स में ऐसा कोई
एज सच मूवमेंट नहीं मिलेगा कि पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ के आगे चले गए या पीछे आ गए, नहीं, वो वहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, वहीं रह लेंगे, ठीक है ना। अब वेव जो है वो दो प्रकार की, वैसे वेव्स बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन अगर हम ऐसे बोले ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, तो वेव दो प्रकार की होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग शॉर्ट में EM वेव भी कह देते हैं। पूरा एक चैप्टर है 12th क्लास में फिजिक्स में इसके ऊपर, पूरा एक चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एक होती है मैकेनिकल वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स क्या है? तो ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और ऐसी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के, बिना माध्यम के वो वेव्स नहीं चल सकती। जैसे पहले बात करें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये सारी चीजें आपको साउंड में काम आएंगी, और नहीं भी आए तो भी ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, आपके एग्जाम में आएंगी, है ना। इनमें से साउंड कौन सी वेव है बात करते हैं, क्योंकि हमें तो मेनली इस चैप्टर में साउंड के बारे में बात करनी है। लेकिन अब यह समझो कि साउंड भी वेव की फॉर्म में चलती है, तो पहले कुछ हथियार इकट्ठे करने पड़ेंगे आपको, तभी चलाओगे आप। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऑल्दो इस चैप्टर में एज सच कुछ काम नहीं है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जिनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, और साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बट हम फिर भी इसको पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं? पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों पड़ा, ये आप थोड़ा सा बड़े होकर जानोगे। रफ आइडिया देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, दोनों एक साथ ऑसिलेट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। बट ये आपको नहीं पढ़ना, आपको इतना पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए कोई मीडियम, कोई माध्यम नहीं चाहिए होता। तो वेव दैट रिक्वायर्स नो मीडियम टू प्रोपोगेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जिसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, बिना मीडियम के वो चलेंगे, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। कैसे? आओ जरा एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं यहाँ पे, कि मान लो ये अर्थ है और यहाँ पे सन है। अब आप सब जानते हैं अर्थ के आसपास तो एटमॉस्फेयर है, लेकिन बाकी बीच में कुछ नहीं। अब सन से तीन प्रकार की वेव्स आती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल जिसको आप लाइट कह देते हो, और इंफ्रारेड जिसको आप हीट कह देते हो। ये तीनों वेव्स सन से अर्थ तक पहुंचती हैं, और कमाल की बात यह है कि रास्ते में कोई भी मीडियम नहीं है। ये तीनों वेव्स सन से अर्थ तक पहुंचती हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों ही वेव्स बिना मीडियम के सन से अर्थ तक पहुंच जाते हैं, बिकॉज रास्ते में देयर इज नो मीडियम। रास्ते में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी ये वेव्स सन से अर्थ तक पहुंच गए, क्योंकि ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। इवन लाइट जिसको हम विजिबल रेज बोल रहे हैं, आप सबको पता है लाइट जिसको विजिबल रेज बोलते हैं वो सन से अर्थ तक आती है, लेकिन रास्ते में कोई मीडियम थोड़ी, आपको सबको पता है वहां तो वैक्यूम है। बट फिर भी ये तीनों यानी कि अल्ट्रा, और एक्चुअली देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गामा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, कॉस्मिक, और भी हैं। लेकिन अगर मैं भी सिर्फ लाइट की बात करूं, बिकॉज आप लाइट को बहुत अच्छे से जानते हो, तो लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। सन से अर्थ तक लाइट पहुंचती है, आप सबको पता है, बट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रेवल। तो कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? वेव दैट रिक्वायर्स नो मीडियम टू प्रोपोगेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जांपल के तौर पे लाइट वेव, लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी कि इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। इसके और भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, ऑल्दो आपको एक ही पढ़ना है वैसे, बट अदर एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एक्स रेज, रेडियो वेव्स, है ना, ये वो हैं जिनको भी चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। बट ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, उन्हें हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, जो बिना मीडियम के नहीं चल सकती। इसका बेस्ट एग्जांपल साउंड है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये साउंड वेव्स चलने के लिए इनको मीडियम चाहिए ही चाहिए। आप सबको शायद पता हो कि सन के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, लेकिन वो सारे धमाकों की आवाज़ें अर्थ तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं,
या बाकी प्लैनेट तक क्यों नहीं जा रही हैं या मून तक क्यों नहीं जा रही, बिकॉज वहाँ पे रास्ते में कोई मीडियम ही नहीं है। और अगर रास्ते में कोई मीडियम नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि एज अ रिजल्ट बेसिकली वो साउंड जो है वो सन से अर्थ तक नहीं आ पा रही है। या फिर एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, शायद आपको पता हो, अगर मान लो एक एस्ट्रोनॉट बहुत दूर है दूसरे से, तो वो आपस में बात नहीं कर सकते हैं। वो जितना मर्जी चीख ले चिल्ला ले, वो उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी। तो या तो वो बात करने के लिए बाहर अपने वो जो स्पेस सूट में जो ऐसे कांच का गोला होता है, उसको अपने एक दूसरे के गोले को टच कर लेते हैं, क्योंकि उनके गोले के अंदर तो एयर होते हैं जहाँ पे वो सांस ले रहे हैं, उसके गोले के अंदर भी है, तो फिर वो वाइब्रेशंस चली जाती हैं। या फिर दे यूज़ रेडियो वेव, जैसे कि इस कमरे की अगर मैं बात करूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे इस कमरे में यहाँ पे अभी क्या हो रहा है देखो, मैं बताता हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो इस माइक्रोफोन से रिसीव होके इसमें जा रहा है, ये ट्रांसमीटर है। आई होप आपको इसका ये थुंथरू यानी कि एंटीना दिख रहा हो, ये रहा। तो ये एंटीना क्या कर रहा है, या एक्चुअली ये पूरा का पूरा ये जो ट्रांसमीटर है क्या कर रहा है, ये मेरी आवाज़ को रेडियो वेव या माइक्रोवेव, इनमें से किसी एक वो पढ़ना पड़ेगा कौन है, क्योंकि कई लोग रेडियो वेव यूज़ करता है, कई लोग माइक्रोवेव। मेरी आवाज़ को ये रेडियो वेव और माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर रहा है। वहाँ पे कैमरा जो है उसी के जस्ट साथ में बिल्कुल सेम ऐसा एक लगा हुआ है, जिसमें यहाँ पे भी थुंथरू यानी एंटीना है, वो इसको रिसीव कर रहा है। और रिसीव करने के बाद वो उस ऑडियो को कैमरे में डाल रहा है और वीडियो के साथ सिंक कर रहा है। अब आप कहोगे यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों थी, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत इसलिए थी बिकॉज मैं वायरलेसली चाह रहा हूँ कि मेरी साउंड वहाँ चला जाए और लॉस ना हो। अब आप ये बड़े होकर जानोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत तेज़ चलती हैं, इनमें लॉस नहीं होता। तो मेरी वीडियो और मेरे ऑडियो दोनों साथ चले, इसलिए यहाँ पे रेडियो वेव्स का हमने इस्तेमाल किया। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके हम स्पेस में भी बात कर सकते हैं। बस ऑब्वियस सी बात है, फ़र्क ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरे माइक और इसके बीच में हवा होनी चाहिए। तो मैं अगर एक कांच के गोले में या एक सूट में बोलता हूँ तो वहाँ पे ये काम कर सकता है ये रिस्क, क्योंकि जो ये रेडियो वेव्स बनाएगा उनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। और फिर मेरी रेडियो वेव आप तक पहुँचेंगी, फिर आपने भी ऐसा एक रिसीवर लगाया हुआ होगा, वो रिसीव करेगा और फिर वो आपके कान में कोई हेडफोन या ईयरफोन लगा रखे होंगे जिससे आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो। तो इस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स बात करते हैं, मतलब दे कैन नॉट टॉक डायरेक्टली यूजिंग साउंड वेव्स, बिकॉज स्पेस में साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। ठीक है जी। तो मैकेनिकल वेव बेसिकली क्या है, जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए, लाइक साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द एब्सेंस ऑफ अ मीडियम। अब हमारी 9th क्लास में एक बहुत छोटा सा एक एक्टिविटी दे रखी है जिसको हम लोग बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ, इसको लिखेंगे वगैरह नहीं हम। बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक कांच का कंटेनर होता है। बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमारे पास एक कांच का कंटेनर होता है और उस कांच के कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास ऐसे रॉड लगी होती है और रॉड के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक बेल लगी होती है, बेल। ठीक है, इस बेल का कनेक्शन ऑब्वियसली बात है बाहर होता है और यहाँ पे रॉड में यहाँ पे हम ये जो पाइप है पूरा, यहाँ से हम वैक्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा होता है और यहाँ से वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है। बहुत बेसिक सी साइंस है कि पहले ये नॉर्मल होता है, इसमें हवा वगैरह भरी होती है और हम बाहर से बटन दबाते हैं और बेल को बजा देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है जो बेल है उसकी जो आवाज़ है वो बाहर आ जाती है। ठीक है जी, बहुत नॉर्मल सी बात। फिर सेकेंड केस में क्या करते हैं भाई, सेकेंड केस में हम लोग इसके अंदर से सारा वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सेकंड वाले केस में क्या करेंगे, इसमें से हम वैक्यूम क्रिएट कर देंगे और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद मतलब बाहर पंप लगा होगा, बटन दबाएंगे, सारी हवा बाहर आ जाएगी। वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद क्या होगा, अंदर हवा रहेगी नहीं और जैसे हम बेल बजाएंगे तो बेल की आवाज़ बहुत कम, ना के बराबर आएगी। अब आप सोच रहे हो कि ना के बराबर क्यों आएगी, आनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो बेल है वो इस रॉड के साथ कनेक्टेड है। रॉड बाहर, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन बाहर आएगा ऑब्वियस है, प्लस वैक्यूम जो आपने क्रिएट किया है एक सस्ते से पंप से स्कूल में, वो 100% वैक्यूम तो क्रिएट करेगा नहीं। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से अंदर से सारी आवाज़ ब्लॉक नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ आप समझ जाओगे खेल कि मोस्ट ऑफ द साउंड जो है वो वाइब्रेशन बाहर नहीं कैरी कर पाएगी, क्योंकि अंदर वैक्यूम हो गया है, लगभग हवा है नहीं, मीडियम है नहीं, साउंड बाहर ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए बेल जार एक्सपेरिमेंट से हम लोग शो कर सकते हैं कि कैसे साउंड एक मैकेनिकल वेव है, उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। ठीक है, तो दो प्रकार की वेव आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। हमेशा लेक्चर 1 को जल्दबाजी में भगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आपका लेक्चर 1 वीक है तो आपको सबको पता है हर एक लेक्चर में आपको प्रॉब्लम होगी। मैं अपने
ऑफलाइन में भी बार बार ये बात बोलता हूँ कि किसी भी चैप्टर का लेक्चर 1 कभी भी मिस मत करो, क्योंकि उसको डिटेल जब बैकअप हो रहा होता है तो आप सबको पता है उसको फिर हम थोड़ा जल्दबाजी में करा देते हैं। इसीलिए लेक्चर 1 कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक लेक्चर होता है। अब आप सब समझ रहे हो हम जो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव, ये कितनी बेसिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये सारी पढ़ाई आपको आगे जाके इस चैप्टर में काम आनी ही आनी, ठीक है। अब दो प्रकार, ये तो वेव थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। अब हमारे पास दो प्रकार की वेव्स और होती हैं। एक वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दो प्रकार की वेव्स हमारे पास और होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ड्रॉ करते हैं, फिर एक वीडियो, एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग सा, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को हम कैसे एक स्प्रिंग में जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो समझने के लिए लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ये हम ग्राफ बना रहे हैं, और इस ग्राफ में आप समझो कि इस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है। आपकी जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये आपकी वेव जाएगी, ठीक है। अब जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, अगर वो ऊपर नीचे ऐसे करके वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि भैया वेव में पार्टिकल्स तो ऑसिलेट करेंगे, लेकिन अगर वेव की डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो ऐसी वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कह देंगे। एक सेकेंड, हाँ, ऐसी वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉरी, ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कह देंगे। अगर एक वेव के अंदर जहां वेव जा रही है, पार्टिकल उससे परपेंडिकुलरली ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो ऐसी वेव को हम लोगों ने नाम दिया है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है जी। लेकिन वहीं पे हमारे पास एक, अभी आपको शायद समझ में ना आया हो, लेकिन मैं अभी आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा भाई तुम्हें समझाए तुम्हें समझ में ना आए। ये हमारे पास वेव है। अब अगर पार्टिकल, वेव उधर ही जा रही है, अब अगर पार्टिकल्स जो हैं वो उसके पार्टिकल्स ऐसे आगे पीछे यानी बैक फोर्थ मूव कर रहे हैं, तो ऐसी वेव को हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये वेव हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल, ये वेव हमारे पास कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। तो ऐसी वेव्स को हम लोग कौन सी वेव्स कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। और ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में ऊपर नीचे मूव करते हैं, उसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ऐसी वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को आओ जरा एक बार समझें। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सबसे पहले तो मान क्या लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आप क्या सुनोगे, क्या समझोगे, 1 मिनट की वीडियो है तो सब नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, तो मैं यहाँ पर थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर दूँ। मेरे पास एक स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग को मैं एक जगह से फिक्स कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। फिर मेरे पास दूसरा एंड उसका लूज हो जाता है, ठीक है ना, दूसरा एंड मेरे पास उसका ऑटोमेटिकली लूज हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक तरफ से स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ झटका दूंगा और नीचे ले आऊँगा। तो क्या होगा, उस स्प्रिंग के हर एक पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो ऊपर नीचे एक ही जगह पे मूव करेगा, बट एनर्जी एक्चुअली में पार्टिकल्स की आगे तक पहुंच जाएगी। यानी एनर्जी विल पास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगी, एनर्जी यहां से वहां पहुंच जाएगी। लेकिन कौन नहीं पहुंच पाएगा, वो है पार्टिकल्स थोड़ी ना जाएंगे। पार्टिकल्स वहीं पे, अगर आप किसी एक पार्टिकल पे फोकस करेंगे तो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करेंगे, लेकिन वेव चली जाएगी ऐसे। तो ऐसी वेव को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। लेकिन वहीं पे अब अगर मैं उसी स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे झटका मारूंगा तो पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, पार्टिकल्स जाएंगे आगे पीछे, लेकिन वेव चली जाएगी ऐसे। या फिर ऐसे झटका ना मार के उसमें से कुछ छल्ले पकड़ के और छोड़ दूं तो पार्टिकल्स आगे, मतलब बात एक ही है। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ ये है बच्चों कि अगर वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो इस वेव को हम लोग ट्रांसवर्स कहेंगे। लेकिन अगर वेव जा रही है ऐसे और पार्टिकल्स आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। एक बार आप आराम से इस वीडियो को देख लो, थोड़ा ध्यान से, चाहे 2 बार देखना पड़े पर देखो।
मीडियम के अलग अलग क्या है, पार्टिकल्स। अब आप ना किसी भी एक पार्टिकल पे, लेट्स से इस वाले पे फोकस करो, ये कह जाएगा देखना ऊपर नीचे मूव करेगा, लेकिन वेव कैसे जाएगी, उधर। अब ये देखो ध्यान से, तो वो वाला पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, ऊपर नीचे, लेकिन वेव कैसे जा रही है, इधर। तो ये कौन सी वेव हो गई, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे कि साउंड चलती है, जैसे ये चलेगी ना, बस आपको आज वैसे ही हम बताएंगे कि साउंड भी वैसे ही चलती है। यहां से मैंने इसके कुछ छल्ले पकड़ लिए, अब इन छल्लों को अगर मैं छोड़ूंगा तो यहाँ पे पार्टिकल्स को देखना वो कैसे मूव करेंगे। रेडी हो? जल्दी होएगा सब कुछ बहुत। ये देखो, क्या पार्टिकल आगे पीछे गए, वेव कहां जा रही है, उधर ही। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैं छल्ले पकड़ के करें, बोलो, हम यहां से इसको ऐसे भी जग दे सकते हैं, यूं करके, तो भी तो ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसे देंगे तो कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे देंगे तो कौन सी और ऐसे ऐसे भी करते सारी, तो दोनों वेव भी बना सकते हैं एक साथ। हाँ जी, तो आई होप आपने ये जो वीडियो देखी, इस वीडियो से आपको समझ में आया कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती हैं। और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे, वो तो लास्ट में मैंने वीडियो के थोड़ा सा मजाक किया, बट अगर हम एक गिटार के स्ट्रिंग को समझें तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव जो ट्रांसवर्स वेव जो है वो स्ट्रिंग के अंदर बन रही है, लेकिन जो साउंड पैदा हो रही है वो लॉन्गिट्यूडनल है। अच्छा, नॉलेज के लिए बताऊं, हमने अभी बात नहीं की, लेकिन साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो कि मैं आपको अभी 5 मिनट में समझा रहा हूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, वो अलग बात है। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये अलग पढ़ाई थी, ये खत्म हो गई। अब हमने 2 और वेव पढ़ी, उनको इससे कनेक्ट मत करो, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड में पार्टिकल्स बैक फोर्थ मूव करते हैं, ना कि अप डाउन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि साउंड एक कौन सी वेव है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बट साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है, आओ इसको जरा समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम आगे बढ़े, तो जो एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ये हम बचपन से जानते हैं कि एक ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल ऊपर जाते हैं उन्हें क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे जाते हैं उनको ट्रफ या ट्रो, जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो बोल देते हैं। यानी अगर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बन रही, अगर एक ट्रांसवर्स वेव बन रही है, तो जो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाते हैं वो क्रस्ट बनाते हैं, क्रस्ट। लेकिन जो पार्टिकल्स नीचे की तरफ जाते हैं वो ट्रो बनाते हैं, ट्रफ बनाते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव ही नहीं कर रहे हैं, वहां तो वो पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रस्ट और ट्रो नहीं बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। कैसे, आओ जरा सबसे पहले समझे। हमारे पास एक नॉर्मल स्प्रिंग था, लेकिन जब हमने उस नॉर्मल स्प्रिंग के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा की, तो हमने क्या देखा कि कभी पार्टिकल पास आए और फिर कुछ पार्टिकल दूर हो गए, फिर कुछ पार्टिकल पास आ रहे हैं और फिर कुछ पार्टिकल दूर हो रहे हैं। तो जो पार्टिकल्स पास आते हैं उन्हें कंप्रेशन, उस एरिया को कंप्रेशन कहा जाता है, और जहां से पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं उस हिस्से को रेयर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो कंप्रेशन क्या होता है, आप ऐसा कह सकते हैं, अ पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच पार्टिकल डेंसिटी का मतलब है कम से कम, मतलब डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन एरिया है। तो अ पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच पार्टिकल डेंसिटी इज हाई, यानी पार्टिकल्स की डेंसिटी काफी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स काफी ज्यादा अमाउंट में होंगे उस एरिया में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो इसे हम कंप्रेशन बोलते हैं। पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच पार्टिकल डेंसिटी इज हाई, इसे हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना, एक बात ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही रेयर फ्रैक्शन क्या है, अ पार्ट ऑफ longitudinal wave in which particle density is low। अब इसको रेयर फ्रैक्शन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स रेयर हो जाएंगे, रेयर मतलब होता है कम हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गिवन स्पेस। और कंप्रेशन को कंप्रेशन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो पास आ गए, कंप्रेस हो गए काइंड ऑफ, तो ये बन गया कंप्रेशन, और वो वाला हिस्सा जो है वो बन गया रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की बात कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक लैब में साउंड कैसे पैदा करें, या फिर लैब छोड़ दो,
डेली लाइफ में साउंड कैसे पैदा होती है, या जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुँचती कैसे। और यहाँ पे भी हम समझेंगे कि साउंड एक्चुअली में एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ज़रा इमेजिन करो आपके पास एक ट्यूनिंग फॉक है। आई होप आप सबने ट्यूनिंग फॉक देखा हो। ट्यूनिंग फॉक के दो आर्म्स होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉक्स होते हैं। वाइब्रेट, इसको स्टक करो कहीं पे मारो तो ये एक सर्टेन वाइब्रेशन पैदा करते हैं जिससे कि साउंड पैदा होती है, टंग ऐसे करके, है ना। अब कहने का मतलब है कि एक ट्यूनिंग फॉक कैसे साउंड पैदा करता है और साउंड एक्चुअली में लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको हम दोनों को हम एक तरीके से समझेंगे। तो जब ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट करता है तो होता क्या है, सबसे पहले मान लो वो वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेट करके उसके हिस्से यानी उसके जो आर्म्स है वो बाहर की तरफ गए, उसके जो आर्म्स है वो बाहर की तरफ गए। अब अगर उसके आर्म्स बाहर की तरफ जाएंगे ट्यूनिंग फॉक के, तो वो आसपास की हवा को दबा देगा, है ना, और दबा देगा तो कंप्रेशन बना देगा। बाकी सारी हवा जो है वो नॉर्मल रहेगी, बाकी सारी हवा जो है वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन उसके आसपास की हवा कुछ देर के लिए दब जाएगी। फिर अगर वो बाहर जाएगा तो वाइब्रेट होके वो अंदर भी आएगा, अगर वो बाहर जाएगा तो वाइब्रेट होके अंदर भी आएगा, और अगर वो अंदर आएगा तो फिर एज अ रिजल्ट, अगर वो अंदर आएगा तो फिर एज अ रिजल्ट पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। बिकॉज अगर ट्यूनिंग फॉक अंदर आया तो पार्टिकल्स को फैलने की जगह मिलेगी। पहले ट्यूनिंग फॉक बाहर गए, उसके आर्म्स बाहर गए तो पार्टिकल्स दब गए, फिर ट्यूनिंग फॉक के आर्म्स अंदर आए तो पार्टिकल्स को एक्सपैंड होने की जगह मिल गई, तो वो एक दूसरे दूर हो गए। तब तक ये कंप्रेशन जो है वो आगे जा चुका था, बाकी सारी हवा नॉर्मल थी। तो ये बन गया हमारे पास कंप्रेशन, ये हमारी हवा नॉर्मल है। ये दूर हो गए तो बन गया रेयर फ्रैक्शन, ये है कंप्रेशन, और ये हवा फिर से नॉर्मल है। और ऐसे ही जब ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता रहा, अंदर हो गया बाहर हो गया, जब ये वाइब्रेट करता रहा तो पार्टिकल्स पास आ गए, कंप्रेशन बन गया, और फिर रेयर फ्रैक्शन बन गया। पार्टिकल्स पास आ गए, कंप्रेशन बन गया, और फिर रेयर फ्रैक्शन बन गया। तो ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, ये कंप्रेशन है और ये रेयर फ्रैक्शन। तो पार्टिकल इस तरीके से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनाएंगे और साउंड ट्रेवल करेगी। अब बताओ, ट्यूनिंग फॉक बाहर जाएंगे, पार्टिकल्स दबेंगे, ट्यूनिंग फॉक अंदर जाएंगे, पार्टिकल दूर होंगे, पास आएंगे, दूर होंगे, पास आएंगे, दूर होंगे, तो कौन सी वेव बन गई? ये बन गई लॉन्गिट्यूडनल वेव। तभी तो कह रहे हैं कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड में पार्टिकल्स पास दूर आते हैं, और अगर हवा में है ही नहीं, पार्टिकल्स ही नहीं है, एयर के पार्टिकल्स ही नहीं है, तो साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब आप कह सकते हो, जब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है जब हम बोलते हैं। अब जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो वाइब्रेशन इस प्रकार की है कि वो कंप्रेशन बना रही है, रेयर फ्रैक्शन बना रही है, कंप्रेशन बना रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो वो वाइब्रेट कर रही है। अब अगर मेरा गला, मेरे मुंह से निकली हुई हवा वाइब्रेट कर रही है तो आसपास की एयर को वाइब्रेट करेगी और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनेंगे और साउंड मेरी आप तक पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से साउंड एक्चुअली ट्रेवल करती है। अब आप सोचो, अगर आप आपके कान और मेरे मुंह के बीच में से हवा को हटा दो तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन नहीं बन पाएंगे, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन नहीं बन पाएंगे तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। समझ गए आप? तो इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम कर सकते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन व्हाई साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, है ना। ये एक क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन व्हाई साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। आंसर है, as propagation of sound requires formation of compression and rarefaction, as propagation of sound requires formation of compression and rarefaction, and formation of compression and rarefaction requires medium, and formation of compression and rarefaction requires medium. That is why sound requires medium to travel always. That is why sound requires medium to travel always. ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। डन है? ओके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि साउंड कैसे ट्रेवल करते हैं, ये हम समझ गए, ठीक है ना। साउंड में कंप्रेशन चाहिए, रेयर फ्रैक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे एक सवाल पुट अप करूं कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ये तो हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए आज पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, पहली बात तो अब हम काइंड ऑफ साउंड के बारे में ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं।
अब हम साउंड के बारे में अभी तक हम कह रहे थे 2 प्रकार की वेव्स हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आई और हमारी मैकेनिकल आई, फिर ट्रांसवर्स आई, लॉन्गिट्यूडनल आई। लेकिन अगर उसको ऐसा समझें कि यार फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड में आज हम एक फैक्टर पढ़ रहे हैं जो है नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम मतलब कि साउंड जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है उसका नेचर क्या है। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मेरे पास एक सॉलिड है, लेट से आयरन, मेरे पास वाटर है, लेट से लिक्विड है ना, लेट से क्या वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और मेरे पास एयर है। अगर मैं इनमें आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है तो क्या गेस मारोगे? मतलब कि आपसे मैं एक सवाल एक्चुअली ये पूछ रहा हूं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, मतलब सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा, ठीक है? इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैंने वर्क एनर्जी चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को। अब अगर मैं उस चैप्टर में जाऊं एक बारी, उस चैप्टर की वीडियो को अगर मैं खोलूं, एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों, वर्क एंड एनर्जी, तो बस वीडियो मिल जाए। हाँ, अरे वाह भाई वाह, अच्छा भाई 15K व्यूज़ कर दिए तुमने इस पे, बहुत ही बढ़िया यार। तो इस वीडियो में काफ़ी बच्चों ने देखो आप आंसर दिया है, जैसे कि युवराज बारुआ 4302, इन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर दिया है। देखो वंश राणा 8299, जया कौरव 2776, युक्ता परिवित यार तो मेरे जैसे आशु नाम नहीं रख सकते कि इतने मुश्किल। युक्ता पर्वती दामिनी, ये 3 बहनें एक साथ पढ़ रही हैं क्या? और कुशाग्र गर्ग, ये तो आसान नाम है। स्नेहा प्रसाद जी, अरुण शाह ने तो काफ़ी बार आंसर अलग अलग मतलब दिए हैं। और सुजल नायनवल, इन बच्चों ने आप देखो या, और बहुत सारे नाम है, द किंग आए, तन्वी राणा, यूजर और हिंदुस्तान कैप्चर। नहीं, इन्होंने वैसे आंसर इन द केस ऑफ वर्क, हाँ इन्होंने भी आंसर दिया, बस टाइम नहीं दिया है, टाइम प्लीज दिया करो। प्रिव्यांश, और ऐसे बहुत सारे और नाम, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई लिमिट नहीं है, मैं आगे गिनता चला जाऊंगा तो पूरा लेक्चर आगे चल जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर दिए हैं और यही कारण है, मैं चाहता हूँ आप देखो, अब आप कॉमन सेंस लगाओ। मान लो कोई बच्चा इस कमेंट सेक्शन पे आएगा और देखेगा, तो वो देखेगा समझेगा कि यार यहाँ पे तो भाई पढ़ाई चल रही है, यहाँ पे तो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ना ही है, उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगी। इसलिए मैं लाइव चैट खोलता है नहीं, जो स्ट्रीमिंग के दौरान या लाइव क्लास के दौरान होती है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि, और ये आखिरी टॉपिक भी आज, तो प्लीज जोश बनाए रखें, कि आपके हिसाब से आयरन, वाटर और एयर में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में होगी? कमेंट सेक्शन प्लीज। आपके हिसाब से आयरन, वाटर, एयर में स्पीड ऑफ साउंड, टाइम स्टैम्प देख लीजिएगा, उसके सब डाल दीजिएगा। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में होगी, जल्दी बताओ। तो जब मैं आपको ये डेटा दूंगा शायद आपको हैरानी हो कि एयर में साउंड चलती है 344 मीटर पर सेकेंड के आसपास। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे फैक्टर है जो उसको चेंज करते हैं, बट एवरेजली 344। पानी में चलती है 1500 मीटर पर सेकेंड के आसपास, और आयरन में 5130 मीटर पर सेकेंड। माय गॉड, अब आप हिसाब लगाओ। तो नेचर ऑफ मीडियम में अगर बात की जाए तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड्स में बहुत ज्यादा तेज होती है, लिक्विड्स में धीरे होती है उसके मुकाबले, और गैसेस में और धीरे हो जाते हैं। यानी अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में अगर कंपेयर किया जाए तो जो साउंड है वो सबसे ज्यादा तेज सॉलिड्स में चलती है। और आप कितना तेज चलती है जरा इसके ऊपर एक बार अंदाजा देख लो आप। मतलब आयरन के अंदर इट इज 5130, मतलब अगर आप छोटे मोटे नंबर छोड़ भी तो 5000 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा है। और वहीं पे एयर में, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन बनने का रेट। सॉलिड्स में पार्टिकल्स पहले से ही बहुत पास है, तो कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन इजीली बनेंगे, एनर्जी जल्दी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। और वहीं पे अगर बात करें हम लोग एयर में, तो पार्टिकल्स रिलेटिवली काफी दूर होते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है उसमें उनको बनने में भी देर लगेगी और एनर्जी भी आगे थोड़ा लेट पास ऑन होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी सॉलिड्स में और गैसेस में धीरे हो जाएगी। डन है जी?
तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ऐसे और फैक्टर्स पढ़ेंगे और कैरेक्टर्स ऑफ वेव पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मेनली वो वाली चीज़ें जैसे रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एको, ये चीज़ें हैं मेनली जो हमारे एग्जाम में हमें मिलने वाली हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया।